हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम देखने वाले हैं रीट के अंदर, रीट मुख्य परीक्षा के अंदर आपको पता है कि आपको राजस्थान जीके आने वाला है 130 नंबर के लगभग, तो वो हम तैयार करने वाले हैं यहां से। और आज हमारा पहला टेस्ट है, नाम तो टेस्ट है बट पूरा सिलेबस इसके अंदर हम हर क्वेश्चन के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से इन क्लासों को जारी रखेंगे। तो अच्छे से ध्यान से हर चीज को ध्यान से पढ़िएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले बता दूं कि इसके अंदर राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास सभी के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी हमारे सिलेबस में है उन टॉपिक के सब क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कि राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर यह बताना है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, मतलब राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। इन अंतर्वर्ती जिलों को अंतर्निष्ठ जिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्निष्ठ जिले भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस तरह के जो जिले हैं हमारे राजस्थान में वो कौन कौन से हैं। देखो एक तो है कौन सा प्यारे दोस्तों, अजमेर। इधर ध्यान दीजिएगा, अपना राज्य दो, इस तरह से याद रखिएगा, अपना राज्य दो, एक का नाम बूंदी और एक का नाम टोंक। ऐसे याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अपना राज्य दो, एक का नाम बूंदी, एक का नाम टोंक। अ का मतलब अजमेर, प का मतलब पाली, ना का मतलब नागौर, रा का मतलब राजसमंद, जा का मतलब जोधपुर, इसको जो कर लेना। दो का मतलब दौसा, बूंदी और टोंक। इस तरह से हम देखें तो 3, 2, 5, 6, 7, 8 राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो अंतर्वर्ती हैं, अंतर्निष्ठ जिले हैं। अपना राज्य दो, एक तो बूंदी, एक टोंक। तो ध्यान रखिएगा इसके क्वेश्चन और भी किस तरह से बन सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती नहीं है, निम्न में से कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती है। इस तरह के क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 2 को आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। देखो पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है। पश्चिमी राजस्थान, अब देखो भौतिक प्रदेश की आपको पता है कि मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी मरुस्थल है, कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है 61.11% भाग पर, आपको पता है ना। और एक अरावली है 9% क्षेत्रफल पे है। और इधर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये भी है मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यहाँ पे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो 6.89% पर है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल 61.11% पर है। अरावली 9% पर है। ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% पर है। पर क्वेश्चन यहां ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थल के रेतीली मैदान में कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मेरे प्यारे दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब यह होता है कि रेगिस्तान में ऐसा प्रदेश जहां पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, वो वाला क्षेत्र आपको बताना है। ये तो टोटल है हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का 61.11, तो ये नहीं आएगा। 41.5% क्षेत्र ऐसा है जो बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश उसको कहा जाता है जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बोला जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यह है मुक्त प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। देखो अच्छी लगे क्लास तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। मैदानी प्रदेश राजस्थान के किस वृद्ध भूभाग, ये मैदानी नहीं है ध्यान रखना, गोडवार प्रदेश, इस चीज को ऐसे पढ़ना है आपको। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृद्ध भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। अब गोडवार प्रदेश की बात करें तो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र ही क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश कहलाता है। आपको पता है ना अजमेर से निकलती है लूणी नदी, निकलती
है फिर कहाँ जाती है, नागौर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है बताओ, नागौर की तरफ जाती है, फिर पाली में आती है, फिर जोधपुर में जाती है, फिर बाड़मेर में, फिर जालोर में जाती है लूनी नदी। इस तरह से नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है, फिर नागौर में, फिर पाली में, फिर जोधपुर में जाती है, फिर बाड़मेर में, फिर उसके बाद जालोर से निकलते कचका रण गुजरात में चली जाती है लूनी नदी। और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, गोडवार प्रदेश कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए गोडवार प्रदेश किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो क्या पूर्वी मैदान का है क्या, नहीं है सर। क्या हाड़ौती पठार का है क्या, नहीं है सर। घग्गर का मैदान भी नहीं है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है कौन, गोडवार प्रदेश। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोडवार प्रदेश कहलाता है। इस चीज का अच्छे से याद रखना क्वेश्चन, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से क्लास है, ये क्लास आपके रीट के साथ साथ सेकंड ग्रेड में भी पूरी भागीदारी निभाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है आप सब रीट के साथ साथ सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, मैं पहले उन टॉपिक को ज्यादा कवर करूंगा जो सेकंड ग्रेड और रीट दोनों में मैच करते हैं, दोनों में कॉमन है। ध्यान रखना, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम निकल जाएगा फिर रीट का, तो पर्सनली फिर रीट का ही पूरे आ जाएंगे क्वेश्चन, पर पहले उन टॉपिक को ज्यादा कवर करने के प्रयास किया जाएगा जो रीट में भी फायदा देंगे और सेकंड ग्रेड में भी आपको फायदा देंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स देखिएगा कौन सा युग्म असंगत है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म असंगत है, यह आपको बताना है कि कौन सा यहां पर गलत दे रखा है। बरखान क्या होता है, अर्धचंद्राकार, ध्यान रखिएगा, अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं, क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वो बरखान कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। धोरे किनको कहते हैं, लहरदार रेगिस्तानी जो टीले होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये धोरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धोरे। पर जैसलमेर में स्थानीय भाषा में लोग इनको धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको धरियन कहा जाता है स्थानीय भाषा में। आ गई बात समझ में। जब इन धोरों में पानी भर जा, इनके बीच में जब पानी भर जाता है तो यहां पर अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। ये पयाला झीलें कहलाती है। क्या कहलाती हैं, पयाला झीलें कहलाती है। और यहीं पे खड़ीन का विस्तार भी देखने को मिलता है जैसलमेर के अंदर। देखो लहरदार रेगिस्तानी टीले सही है। खादर की बात करें गहरी खड्ड युक्त बिहड़ भूमि सही है। खड़ीन गलत बात है, यहां पर जो खड़ीन होती है ना ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है। ये क्या है, इन दौरों के बाद में जब पलाया झीलें जब सूख जाती है तो यहां पर जो उपजाऊ भूमि होती है जैसलमेर के अंदर वो खड़ीन कहलाती है। और खड़ीन का जो विस्तार है वो जैसलमेर में मिलता है फ्रेंड्स। कहां मिलता है, जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 को देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 5, सुनो भाई। देखो क्वेश्चन संख्या 5 अरावली। क्वेश्चन संख्या 5 को देखिएगा। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों पर, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो क्या करना है, पर्वत जो चोटियां दे रखी है उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, बढ़ता क्रम बताना है। छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है, क्या करना है बताओ, या फिर बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है, बताओ, अवरोही क्रम बताना है। तो यहां पर बात करें इनके अंदर, इनमें सबसे बड़ी जो चोटी आती है वो तो इन दोनों में जरगा आ रही है। कौन सी आ रही है, जरगा आ रही है। और इससे रघुनाथगढ़ से भी बड़ी अचलगढ़ है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। सबसे पहले जरगा, फिर उसके बाद अचलगढ़ और उसके बाद कुंभलगढ़, राजसमंद, रघुनाथगढ़, सीकर। ध्यान रखिएगा। देखो अरावली की प्रमुख चोटियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग हैं, एक तो है उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली
एक है दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो सीकर के अंदर है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली की ऊंची चोटी है मोरराम जी। कौन सी है? मोरराम जी है, जो अजमेर में है। ध्यान रखना 933.72 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जो सिरोही के अंदर है। 1722 या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोर ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हम? क्वेश्चन संख्या 6 पर आ चुके हैं। देखो, वह नदी, कौन सी नदी? अरे वह नदी बतानी है। कौन सी नदी बतानी है? वह नदी बतानी है आपको जो क्या करती है, जो दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई पुनः दक्षिण में चली जाती है। उस नदी का आपको नाम बताना है प्यारे दोस्तों। एक बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा बनकर कि वह नदी जो दक्षिण से उद्गम होता है, दक्षिण से प्रवेश करती है हमारे राजस्थान में, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर बहती हुई, कहां बहती हुई? पश्चिम की ओर बहती हुई वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। देखो भाई, यहां पर जो जिला है वो बांसवाड़ा है और यहां पर जो जिला है वो डूंगरपुर है। ओम मोरू की पहाड़ी से निकलती है माही नदी। ओम मोरू की पहाड़ी कहां पर है? ओम मोरू की पहाड़ी मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है नदी। कौन सी? माही नदी। देखो, वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर चली जाती है। ध्यान रखना है, वह नदी है माही नदी। कर्क रेखा को वो नदी है मेरे प्यारे दोस्तों माही नदी। अब देखो आगे, काली सिंध नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है बागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश से, याद है आपको। और चंबल का उद्गम हुआ है जनापाऊ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, और लूणी का उद्गम हुआ है नाग पहाड़ अजमेर से हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है हमारा माही नदी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 जो है, बनास नदी का उद्गम कहां हुआ है? बनास नदी का उद्गम कहां हुआ है ये बताना है आपको प्यारे दोस्तों कि बनास नदी का उद्गम कहां हुआ है। देखो, बनास नदी का उद्गम हुआ है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से हुआ है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये नदी इस तरह से प्रवाहित होती है और ये त्रिवेणी संगम में जाकर मिल जाती है। कहां पर? सवाई माधोपुर में। कहां पे जाके मिल जाती है? सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम होता है चंबल, बनास और सीप नदी का। यहां पे आके बनास नदी मिल जाती है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना इस बात को। और इस नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर है और पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की बड़ी नदी है, पूर्णतः बहने वाली, और राजस्थान के 6 जिलों में यह बहती है। बेराट की पहाड़ियां जयपुर से जो नदी निकलती है वह है बाणगंगा नदी, और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बैरच नदी, और कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहां पर हैं? राजसमंद में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 की ओर। देखो, राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? प्रश्न आपसे कह रहा है प्यारे दोस्तों कि राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी के किनारे मंदिर भी है, घेवर माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है, जो बिना पति के सती वाली देवी कहलाती है। बिना पति के सती वाली देवी कौन कहलाती है? घेवर माता कहलाती है। राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है ना, इसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ चौकी की पाल भी कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखना। और राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जिसका नाम जिले के नाम पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? ध्यान रखिए।
रखिएगा, भूमध्य सागर से होती है और पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही क्या होती है, मावट होती है। और ये जो मावट होती है रबी की फसल के लिए होती है और ये जो सबसे ज्यादा लाभदायक होती है गेहूं की फसल के लिए ज्यादा लाभदायक होती है। किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए मावट सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। गेहूं की फसल के लिए इसकी जो बूंदें होती है गोल्डन ड्रॉप के नाम से, मतलब स्वर्ण बूंदों के नाम से जानी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10, रेह, कल्लर और उसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? रेह, कल्लर और उसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? तो ध्यान रखना लवणीय मृदा के ये अन्य नाम हैं। किसके नाम हैं? लवणीय मृदा के अन्य नाम हैं। सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है और काली मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? अब आपको पता है ना कि हमारा सबसे पूर्वी जो जिला है इधर वो कौन सा है? धौलपुर है। और पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर है प्यारे दोस्तों। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर है और छोटा जिला जो है वो धौलपुर है। पर यहां प्रश्न ये वाला नहीं है, प्रश्न अलग है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? गुना बताना है, कितना गुना बड़ा है। तो ध्यान रखना भाई, कितना गुना बड़ा है जल्दी बताओ। 12.66 गुना बड़ा है या फिर 11.66 गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। बट आगे देखिएगा, धौलपुर में उगने वाले सूर्य और पश्चिम में उगने वाले सूर्य के मध्य जो मिनट का अंतर होता है वो 36 मिनट का, मतलब 35 मिनट 8 सेकंड का होता है। पर लगभग आंसर क्या सही रहता है? 36 मिनट रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सारे प्रश्न कवर करवाने का पूरा प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों और सभी बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। शुरू के दिन ही ये ना देखें कि कितने लेवल के प्रश्न हैं या लो लेवल हैं या कठिन लेवल हैं। धीरे धीरे हर क्लास के अंदर हमारा सिलेबस तैयार हो जाएगा और प्रश्न की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। टेस्ट का टेस्ट और हमारा सिलेबस का सिलेबस पूरा होता चलेगा। मानसून, क्योंकि अभ्यास ही ऐसी कड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको सफल बनाएगी। ध्यान रखना, पढ़ तो सभी रहे हैं बट अभ्यास आप कितना अच्छे से करते हो और किन किन प्रश्नों का करते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानसून का दूत किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत से चल के आते हैं केवला देवगना पक्षी विहार के अंदर ओवन विल स्टार्क, इनको मानसून का दूत कहते हैं। ओपन विल स्टार्क जो हैं ये दक्षिण भारत से आते हैं केवला देवगना पक्षी विहार में। और साइबेरियन क्रेन भी आते हैं साइबेरिया की तरफ से केवला देवगना पक्षी विहार के अंदर। ध्यान रखना, पर इसका सही आंसर तो क्या रहेगा? बी वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या 13 को देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 13, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र पर फैले हुए वन कौन से हैं? सबसे कम क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन हैं, रक्षित वन, अवगीकृत वन और आरक्षित वन। बट अवगीकृत जो वन है सबसे कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। कौन से वन? अवगीकृत वन। ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 14। देखो, निम्न में से किस वृक्ष, प्रश्न को पढ़ना अच्छे से, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? यह बताना है आपको। सागवान से नहीं, सागवान दक्षिणी राजस्थान में मिलता है। ध्यान रखना भाई। शीशम से नहीं और रतन जोत से बिल्कुल सही बात है। रतन जोत के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। खेजड़ी हमारे राजस्थान का क्या है बताओ? राज्य वृक्ष है। ध्यान रखना, क्या है? राज्य वृक्ष है। जरूर जरूर ध्यान रखना। और 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोपेसिस सिनेनेरिया है। क्या है? प्रोपेसिस सिनेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखना, दशहरा के दिन इसकी पूजा की जाती है, यह भी ध्यान रखना। खेजड़ी जो वृक्ष है शीतला माता का प्रतीक भी है। किसका? शीतला माता का प्रतीक भी है खेजड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। अगर क्लास में मजा आए, लगे कि हमारे लिए अच्छी क्लास है
तो शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना भाई, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। किनके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य जो है चूरू के अंदर है और एक कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को ध्यान रखना। ताल छापर झील भी है, क्या है? झील भी है, ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 की ओर। देखो 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है पशु संपदा से। कौन गाय की कौन सी नस्ल है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा। गाय की कौन सी नस्ल है जिसका मूल स्थान गुजरात में कच्छ का रण है? जिसका मूल स्थान गुजरात के अंदर क्या है? कच्छ का रण है। अब ध्यान रखना कौन सी नस्ल है इनमें से? ये तीनों नहीं है। कांकरेज नस्ल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाड़मेर, कहां पर? बाड़मेर और जालोर, इन दो क्षेत्र के अंदर जो मिलती है कौन सी नस्ल मिलती है? कांकरेज। और काय की नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है बताओ? गाय की नस्ल है कांकरेज नस्ल। ध्यान रखिएगा। थार पारकर जो नस्ल है ये भी गाय की है। राठी नस्ल भी गाय की है। गिर नस्ल भी गाय की है। गिर को अजमेरा भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसी को रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। कांकरेज भी किसकी नस्ल है बताओ? गाय की नस्ल है कांकरेज भी। चोकला किसकी नस्ल है? चोकला भेड़ की नस्ल है भाई। किसकी है? चनोथर भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। पोंगल भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। सब बातों को ध्यान रखना, सब बातों को बढ़िया से ध्यान रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। हमारा राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है ये बता दीजिए। हमारा राजस्थान का जो राज्य पशु है ना वो तो चिंकारा है। कौन सा है बताओ? चिंकारा है। और इसी को गजेला गजेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजेला गजेला भी कहा जाता है। ध्यान रखना। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु का दर्जा मिला था। बट हमसे पूछ लिया जाए कि राज्य पशुधन की दृष्टि से राज्य पशु कौन सा है, तो फिर ऊंट सही जवाब है। और यह भी ध्यान रखना, पूछे अगर कि गोरबंद क्या है तो ऊंट के गले का आभूषण है। क्या? गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। देखो कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? ऊंट का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी प्रश्न मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं हर एक महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? देखो राजस्थान की प्रमुख नगदी जो फसल है इनमें से वो है कपास। कौन सी है बताओ? कपास है। ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं बताइएगा? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन संख्या 19। देखो वो कौन सी फसल है? प्रश्न को सुनना अच्छे से, ध्यान देना भाई। देखो वो कौन सी फसल है जिसके उत्पादक व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टियों से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वो कौन सी फसल है निम्न में से? वो है बाजरा। कौन सी फसल है प्यारे दोस्तों? वो है बाजरा फसल है। ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर कि वालरा कृषि क्या है? वालरा कृषि सिरोही के अंदर होती है। ध्यान रखना। ये झूमिंग कृषि का ही प्रकार है, मतलब स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है भाई। वालर नृत्य किसका है? सिरोही के अंदर गरासिया का है। तो इस खेती को कौन करता है? आदिवासियों में गरासिया जाति के लोग करते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंदर एक वात्रा कृषि भी है। इसको शहर या जनजाति के लोग करते हैं। कहां पे करते हैं बताओ? बारा के अंदर करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ देखते हैं भाई। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन कब किया गया था? ध्यान रखना। 1 दिसंबर नहीं, 31 नहीं, 1 जनवरी नहीं, 19 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन किया गया था। सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान प्रथम है। भारत के अंदर राजस्थान प्रथम है सौर ऊर्जा में। बट राजस्थान में पवन ऊर्जा आगे है सौर ऊर्जा से भी। ठीक है। विद्युत की अगर बात करें तो
बट भारत में बात करें तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 21, चंबल परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत, चंबल परियोजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के अंतर्गत किस बांध पर विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था? कौन से बांध पर? ये लो भाई चंबल पर बने बांध, और ध्यान से देखो बात को एक एक। ये बाउंड्री, ये गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है बताओ? ये गांधी सागर बांध है। और कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां है बताओ? मध्य प्रदेश में। ये है राणा प्रताप सागर बांध, ये है जवाहर सागर बांध, ये है कोटा बैराज। ये क्रम ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है भाई, ठीक है ना। ये है राणा प्रताप सागर बांध, ये है जवाहर सागर बांध, और जो ये है कोटा बैराज बांध। ये सिंचाई के लिए है, दाई नहर बाई नहर। और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, जरूर ध्यान रखना। चंबल पर बने कुल बांध, चंबल पर कुल बने बांध है 4, बट राजस्थान के अंदर कितने हैं? 3 हैं। हर चीज को ध्यान रखना भाई, सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 देखिएगा। देखो वन स्टॉप शॉप प्रणाली किससे प्रसिद्ध है? मतलब जो ये आपको दे रखा है ना, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, इसका संबंध किससे है? देखो परिवहन व्यवस्था की मजबूती से, या उद्योग से, पर्यटन से, शैक्षणिक विकास से। उद्योग के विकास से संबंधित है वन स्टॉप शॉप प्रणाली। किससे संबंधित है बताओ? ये है उद्योग के विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 23 को, सफेद सीमेंट बनाने वाले राज्य की पहली फैक्ट्री, सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री 1984 में कहां पर स्थापित की गई थी? ध्यान रखना, गोटन नागौर में की गई थी। कहां करी गई थी बताओ? गोटन नागौर में की गई थी। आपसे पूछा जाए कि सफेद सीमेंट का संबंध कहां से है? राजस्थान में सफेद सीमेंट कहां मिलता है? तो कहां मिलता है बताओ? गोटन नागौर के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? गोटन नागौर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 24 को देखते हैं। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा 2020 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वह है जयपुर गुलाबी नगरी। कौन सा है? जयपुर है गुलाबी नगरी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना संबंधित है। चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना कौन कौन से राज्य से संबंधित है? जहां जहां नदी है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ध्यान रखना, चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है क्या? बताइए, सही है ना। चलो क्वेश्चन संख्या 26 को देखते हैं। देखो अजमेर में स्थित है चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया? आपसे पूछ लिया जाएगा कि चश्मा ए नूर महल कहां पर है, तो ध्यान रखना ये अजमेर के अंदर है। किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ हम आते हैं। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में, कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया? पहली बात तो ये बताओ, जरायम पेशा कानून कौन सी रियासत में किया गया था? जयपुर रियासत में। किस में किया गया? जयपुर रियासत में। कब किया गया? 1930 में। कौन सी जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल डी सही जवाब है, और पेपर के लिए भी बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 28 को
देखिएगा, देखो ऊपर माल पंच बोर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर माल पंच बोर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। ऊपर माल पंच बोर्ड को किसान पंचायत भी कहते हैं, का गठन कब किया गया? ध्यान से बताओ फटाफट। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि ऊपर माल का जो पठार है वो किधर है। ऊपर माल का पठार ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ जगह आती है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य। कहां पर? बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य ऊपर उठा हुआ भाग ही ऊपर माल का पठार कहलाता है। ऊपर माल पंच बोर्ड किसान पंचायत का गठन हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में किया गया था। कब किया गया था? हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड का ध्यान रखना भाई, अच्छे से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन भाई, मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ है। पहली बात तो ये बता दो कि तोल आंदोलन का संबंध कहां से है? मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ का जो तोल आंदोलन हुआ है वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था बताओ? 1921 में हुआ था भाई, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 30, आबू एवं दिलवाड़ा है ना, आबू एवं देलवाड़ा, आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था यह बताना है। आप सभी को पता है ना, एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। ध्यान रखना, 1948 से यह चलता है और 1956 तक यह चलता है। इसके बीच 7 चरण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो 7वां जो चरण है, इसी के अंदर दिलवाड़ा, आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान में विलय किया गया था। 7वां चरण इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन संख्या 31 को देखते हैं। देखो अजमेर में नसीराबाद छावनी, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो अजमेर से ही हुई थी। और अजमेर में भी कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। सबसे पहली बार जो शुरुआत हुई राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की अजमेर में नसीराबाद छावनी से हुई थी। बट वो तो बाद में हुई, पर छावनी जो बनी वो कब बनी ये बताना है आपको। तो नवंबर 1818 में नसीराबाद छावनी स्थापित की गई थी। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, उनमें से नसीराबाद भी थी और यहां पे ब्यावर भी थी अजमेर के अंदर। चलो क्वेश्चन संख्या 32 की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या 32, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का संबंध जो है अजमेर से है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधा है और आप सबको भी आता है, मुझे भी पता है आपको आता है ये, बट इंपोर्टेंट है। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये जो माना जाता है राजा सावन सिंह मतलब नागरीदास जी को माना जाता है। अजमेर की है ये शैली और महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बनी ठनी का चित्र राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो स्थित है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पे है बताओ? बीकानेर के अंदर स्थित है। चलो क्वेश्चन संख्या 34 को देखते हैं भाई। देखो शानदार क्लास रहेगी आप लोगों के लिए ये, क्योंकि हर प्रश्न महत्वपूर्ण तो रहता ही है और बार बार इन्हीं का रिवाइज मैं आपको करवाऊंगा, अलग अलग प्रश्न लाकर बार बार, तो आपको शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। बट ये रीट और सेकंड ग्रेड, अगर आप रीट की थमली देखते हो तो अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो घबराने की बात नहीं है। दोनों के कॉमन टॉपिक लिए जा रहे हैं, चीजें वही रहती है। थमली से नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं अंदर क्लास को पढ़ने से, ठीक है। देखो क्वेश्चन संख्या 34 को देखो भाई। नरपति नालह द्वारा, किसके द्वारा? नरपति नालह द्वारा नाम आया है आपके सामने, नरपति नालह द्वारा रचित बिसल देव रासो, किसके द्वारा रचित है? बिसल देव रासो नरपति नालह के द्वारा रचित है। राजस्थानी की किस बोली की प्रमुख रचना है? कौन सी बोली की ये प्रमुख रचना है? बिसल देव रासो। बिसल देव जो रासो जो रचना है वो नरपति नालह की है। बट ये बताओ मुझे कि राजस्थान की किस बोली की ये प्रमुख रचना है? गोडवाड़ी बोली की है। कौन सी बोली की है? गोडवाड़ी की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन संख्या 35 को देखते हैं, ठीक है ना। कमेंट जरूर करके जाना पूरा वीडियो देखकर। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासतों की
स्थापना कब हुई थी ये बताना है। मुस्लिम रियासत की, राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों? ये हुई थी 1817 में। कब हुई बताओ? 1817 में हुई थी। क्वेश्चन संख्या 36 को देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला है, आपके लिए भी नया ही होगा। देखो 11 सना रुपए, किसकी बात चल रही है? देखो 11 सना रुपए का संबंध किस राज्य से था? 11 सना रुपए का संबंध कोटा, जयपुर, जोधपुर से नहीं, बूंदी से था। कहां से था बताओ? बूंदी से था भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 37, कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था? कुंभलगढ़ किले की अगर बात करें, कुंभलगढ़ का जो निर्माण पुनः शिल्पी की देखरेख में करवाया था वो मंडन आएगा। कौन आएगा इसका आंसर? मंडन। कुंभलगढ़ कहां पर है? पहली बात तो राजसमंद के अंदर है, और इसी के अंदर क्या है? कटारगढ़ है, और कटारगढ़ में ही क्या है? बादल महल है। और बादल महल में किसका जन्म हुआ? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ? इसके अंदर जन्म हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन संख्या 38, प्रसिद्ध कवि वो लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। प्रसिद्ध कवि वो लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था? भाई बताओ, जो प्रसिद्ध कवि वो लेखक राजशेखर है वो किस प्रतिहार शासक का गुरु हुआ करता था? ध्रुवपाल, नागपट, मिहिरभोज या महेंद्रपाल प्रथम? महेंद्रपाल प्रथम का। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 39 को देखिएगा, 39 को देखो भाई। गीत गोविंद ग्रंथ, अच्छा क्वेश्चन है। गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा, गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको मिली है? महाराणा हमीर को मिली है। किसको मिली है? महाराणा हमीर को। कैसे मिली है बताओ? गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया टीका। इसमें मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है ये बताना है। महाराणा हमीर को दी गई है। क्वेश्चन संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे फ्रेंड्स। देखिएगा, देखो वीर विनोद, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं देता आपको इस तरह की संख्या का, बट ये एग्जाम में आ चुका है तो आपके भी कहीं ना कहीं बन सकता है। देखो वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? अब ये बन चुका है पहले क्वेश्चन, तो फिक्स डाटा रहेगा, ऐसा याद रख लेना। 80,000 थी भाई। कितनी थी? 80,000। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो मुगल सेना की जो संख्या थी ना वो कितनी थी? 80,000 थी। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और सभी एक एक करके महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? राजस्थान के अंदर जो सती हुई है रूप कंवर वो कौन से गांव की थी? मानसर, झुंझुन, देवराला, सीकर, मेनाल, भीलवाड़ा, केतनकोटा। देवराला सीकर से संबंध है किसका? रूप कंवर का। क्वेश्चन संख्या 42 की तरफ आते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या 42 देखो, क्वेश्चन संख्या 42 को देखते हैं भाई। राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह के गुटके डाले जाते हैं, उसका नाम है ताशा। क्या नाम है बताओ? ताशा नाम है। क्वेश्चन संख्या 43 देखो, आज की क्लास में 45 क्वेश्चन है लगभग, देख लो, मोस्ट है बच रहे जो भी। अब आगे देखें क्वेश्चन संख्या 43 को देखिएगा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी यह बताना है। सन 1888-89। ध्यान रखना, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी की किसकी बात चल रही है?
वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना जो हुई है वो 1888-89 में हुई है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 44 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन संख्या 44, डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स, कहाँ की बात चल रही है? डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। देखो आपको पता है ना माही नदी का प्रवाह क्षेत्र इस तरह से, और यहाँ पर डूंगरपुर से निकल रही है माही नदी, और इसी के किनारे जो उर्स भरता है वो भरता है गलियाकोट के अंदर। कहाँ पे भरता है? गलियाकोट के अंदर बोहरा संप्रदाय का भरता है। किसका भरता है बताओ? बोहरा संप्रदाय का उर्स भी भरता है। बट ये 27वीं, किस माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है? मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन संख्या 45 की तरफ। देखो बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? देखो भाई बूढ़ी तीज का जो पर्व मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाया जाता है। ये हुई आज की क्लास, ठीक है। अभी तो आप देखिए मैं जल्दी से इस क्लास को फिर आपके लिए रोज लाइव करने वाला हूं। पहले आप सब अपना प्यार दिखाइए, बेहतरीन क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। लेवल भी रहेंगे, मीडियम भी रहेंगे, नॉर्मल भी रहेंगे, सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे। हर प्रश्न वही नहीं होता जो हमें नहीं आता, ठीक है ना। हमें भी आते हैं परीक्षा में प्रश्न, ठीक है। तो हमें सब तरह के प्रश्न करने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा लगे क्लास तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। प्यार दिखाइएगा इसी जोर शोर के साथ में, और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ रोजाना आपको ये अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।